Hi guys, how are you all? Hope all good. Welcome once again to Plus Minus where education is belief. मैं कार्तिक आपके लिए आज का सेशन हमारा जनरल अवेयरनेस का सेशन लेके आया हूँ. दिस इज़ नॉट एन लाइव सेशन बट अ रिकॉर्डेड सेशन एज मुझे हमारा जो टाइम होता है लाइव सेशन का उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, तो आई थॉट कि मैं पहले से ही आप लोगों के लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर दूं और आपको उसी टाइम पे ये क्लास अवेलेबल हो जाए. So today we are going to start our new chapter, new topic, that is governor. We will study about governor. तो governor comes under state. Obviously you know that. तो गवर्नर हमारे स्टेट के अंडर में आते हैं. अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनियन के बारे में सारी चीज़ें, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी. वी कवर्ड ऑल अबाउट यूनियन. नाउ वी विल डिस्कस ऑल अबाउट सिमिलर थिंग्स, ऑल अबाउट स्टेट. So this will be under the governor will come under the union executive. यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल. तो स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. आज का टॉपिक ऑब्वियसली हमारा गवर्नर रहेगा यानी कि राज्यपाल रहेंगे, बट स्टेट एग्जीक्यूटिव का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल हमारा टॉपिक स्टेट एग्जीक्यूटिव है. गवर्नर इज सब पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 कवर करता है किसको? स्टेट एग्जीक्यूटिव को. और आर्टिकल नंबर 153 टू 167, आर्टिकल नंबर 153 टू 167 पार्ट 6 डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव. स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो पार्ट नंबर 6 में हमारे आर्टिकल नंबर 153 टू 167 आते हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डील करते हैं. स्टेट एग्जीक्यूटिव के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं. कौन कौन होता है? फर्स्ट इज गवर्नर यानी कि राज्यपाल. सेकंड इज चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री. थर्ड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरी काउंसिल होती है, स्टेट काउंसिल, उनके मिनिस्टर्स होते हैं. एंड फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. सो यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग होगी. क्या चीज मिसिंग? अगर मैं आपसे जब बोलता हूँ कि जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है दैट फॉलोज द सिमिलर पैटर्न ऑफ दैट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट पार्लियामेंट्री प्रोसेस इज फॉलोड बाय बोथ स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट एंड यूनियन. सो देयर इज वन टर्म एंड वन पॉइंट, वन पर्सन, वन पोस्ट. कोई एक शख्स या फिर किसी एक पोस्ट यहाँ पे मिसिंग है. वो क्या है? वाइस. व्हाट वाइस? एज वी नो दैट देयर इज अ वाइस प्रेसिडेंट. We know that there is a vice president, that is constitutional office, but here there is no vice governor, only governor and then chief minister, only governor and then chief minister. Similarly there is no vice या फिर और deputy, there is no vice or no deputy. A deputy what? Chief minister. There is no vice chief minister or deputy chief minister. Similarly with the prime minister case, there is no deputy prime minister constitutionally, but sometimes the government they create a post. कभी कभार वो लोग अपने मन से एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने एक पोर्टफोलियो को डिवाइड करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने के लिए. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में मनीष सिसोदिया हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं. एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है. चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट दे क्रिएट सच पोर्टफोलियोज. तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, ये किसके अंडर आते हैं? हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंडर. तो इन चारों में से आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर्स. तो गवर्नर का टॉपिक आई डिवाइडेड दैट टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक ऑफ गवर्नर. बेसिक क्या होते हैं गवर्नर्स ऑफिस का, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट, उनका टर्म, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन, ऑल दैट थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर द प्रेसिडेंट. एंड देन यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट और बाकी सारी चीज़ें यानी कि स्टेट और यूनियन की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे उन दोनों का थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे. कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग होंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी. जो कुछ चीज़ें अलग होंगी आई विल पॉइंट दैट आउट, तो मैं उसे पॉइंट आउट जरूर करता चलूँगा ताकि आपको एक रेफरेंस मिलता रहे कि क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है. तो लेट्स बिगिन विद द गवर्नर. फर्स्ट एक कोट है. अब कोट क्या है? इसको एक थोड़ा हर किसी इंसान का इंटरप्रिटेशन इसमें अलग अलग हो सकता है. एंड द कोर्ट स्टेट्स दैट गवर्नर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यू नो बहुत से लोग इस वर्ड को उठा के यूँ बोल देते हैं कि भाई
ये जो गवर्नर है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनता है, ये उनका एक एजेंट है, उनके लिए काम करने वाला है, ऐसा सच एंड सो फोर्थ. बट द रियलिटी इज this is stated in constitution that governor acts as agent of central government, but governor represents central government just to maintain the relationship between state and the center. आपको पता है हमारी स्टेट फेडरल गवर्नमेंट होने के साथ साथ हमारी स्टेट में यहाँ पे यूनियन है हमारी, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल पावर है उसकी पावर ज़्यादा है. अगर यहाँ पे गवर्नर एक जो ऑफिस है वो ना हो और गवर्नर यहाँ से रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ना करे तो एक अलग किस्म की चीज़ हो जाएगी स्टेट में, यानी कि स्टेट पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसका हो जाएगा और वो सेपरेटिस्ट वाली फीलिंग आ जाती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट करी गई थी गवर्नर की. तो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक तरीके से कहा जाए तो इसका मतलब यही होता है ही रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ही रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और ही इज द मीडियम थ्रू विच सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंटरेक्ट. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें आती हैं. सिमिलरिटीज आपको देखने को काफ़ी सारी मिलेंगी, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं. अब यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं जब यहाँ पे राज्य लिखता हूँ तो राज्य का मतलब है सिर्फ और सिर्फ राज्य. ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है जब हम पूरी कंट्री को स्टेट से रिप्रेजेंट करते थे. स्टेट ये सिर्फ और सिर्फ जो राज्य है हमारे देश में, जो हमारे देश की स्टेट है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. प्लस यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है. जो यूनियन टेरिटरीज में जो गवर्नर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनका यहाँ पे टॉपिक इस टॉपिक में कवर नहीं है. वो अलग से टॉपिक होगा, अलग से हम उसकी डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के गवर्नर की बात करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज लाइक द प्रेसिडेंट ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. यू नो कि भाई प्रेसिडेंट के बस सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, उसके बाद असलियत में कोई पावर एज सच नहीं होती. सारे काम, सारी एग्जीक्यूशन, सारी काम कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. देन सिमिलरली स्टेट में कौन करते हैं स्टेट में? चीफ मिनिस्टर. यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट वही आता है कि ऑल्सो एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दस हैविंग द डुअल रोल. यहाँ पे डुअल रोल क्या है? वन इज चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. सेकेंड इज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर ही प्लेज अ डुअल रोल, यानी कि दो रोल. स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके एग्जीक्यूशन का हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे कौन है? गवर्नर की. सेकेंडली ही एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ही प्लेज अ डुअल रोल. तो ये आपको समझ आया. अब यहाँ पे आपसे एक आर्टिकल का अगर बात करें, आर्टिकल की बात करें कि भाई कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है. स्टार्टिंग में हमने बता दिया थी आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक पूरा कवर होता है हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो गवर्नर की बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? गवर्नर ऑफिस की सारी बातें किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 153 में. आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर की बातें लिखी है, यानी कि जो पार्ट 6 का फर्स्ट आर्टिकल है उसी में गवर्नर के बारे में बात लिखी हुई है. तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे. आर्टिकल नंबर 153, इट्स नॉट 53, इज 153. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड थिंग इज यहाँ पे एक बात आती है कि भाई गवर्नर, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए. यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. हर स्टेट के लिए एक गवर्नर जरूर होता है, बट एक पर्सन दो स्टेटों के गवर्नर हो सकते हैं. सिमिलरली जैसे कि बट सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट. जैसे कि अभी आपको पता है कि भाई जो गोवा के और महाराष्ट्र के गवर्नर सेम हैं, ऐसे ही अभी हमारे जो आनंदीबेन पटेल थी, जो पद हैं, मतलब थी नहीं है, जो यूपी की गवर्नर है और साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं. तो ये यूजुअली स्टार्टिंग में ऐसा होता नहीं था, ऐसा नहीं होता था. तो ये किससे हुआ है हमारा? ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, एक एक्ट था हमारा कि भाई 1979 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था. उसके बाद 1979 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें ये मंजूरी दे दी गई थी कि भाई एक पर्सन 2 स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं. तो इसमें कोई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक संविधान के रूप से ही है कि एक पर्सन 2 स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं. हर स्टेट का एक गवर्नर होना जरूरी है.
थर्ड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, एक्चुअली में सेकंड पॉइंट है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे थे कि भाई गवर्नर एज सच ऑफिस होता क्या है। सेकंड पॉइंट इज, ये हमारा सेकंड टॉपिक आता है जो कि हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात आ जाती है कि गवर्नर का नियुक्ति कैसे होती है, गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। दिस पॉइंट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 155, आर्टिकल नंबर 155 कवर करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि अब हम जब यहाँ पे हमारा पिन पॉइंट किस बात पे होगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पर्संस, ओके, नॉट द डायरेक्ट इलेक्शन। बट here in governor is neither appointed by the direct election nor by the indirect election, that is he is directly appointed by the president। क्या मतलब हुआ इसका, गवर्नर ना तो चुने जाते हैं सीधे चुने जाते हैं, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं प्रेसिडेंट की तरह। राष्ट्रपति के मामले में अब ये थोड़ी सी इसकी थोड़ी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई है, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट के केस में इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं वैसे भी नहीं होते, ना ही सीएम वाला जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वैसा भी नहीं होता। ही इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील मीन्स that he can appoint a president under his hand, undersigned by president। appointment letter of governor will be undersigned by the president। अब डायरेक्टली प्रेसिडेंट की पावर्स आपको पता ही है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओनली एंड ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट्स रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली। जब यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, उसी तरीके से प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट से, इस टॉपिक से हमारा क्या कवर होता है, आर्टिकल नंबर 155, और ना ही डायरेक्ट इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होती है ये। और यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि यहाँ पे ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मजे की बात, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई थी। उसमें एक प्रोविजन था कि गवर्नर विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली, नॉट द इनडायरेक्ट वे, डायरेक्टली ही विल बी इलेक्टेड। तो उसके जो कमियां निकली, उसकी ड्रॉबैक्स थे, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक गवर्नर को इलेक्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन में होगा, तो सेपरेटिस्ट फीलिंग आएगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए थे देश के, उनको एक उसमें सूत्र में पिरोना था। बट क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बोलने वाले लोग, तो सारी भांति भांति के लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, तो उनको एक अलग से एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड चुनने की पावर नहीं दी जानी चाहिए थी, यही सोच के उन्होंने, क्योंकि अगर दी जाती तो सारी सेपरेटिस्ट फीलिंग आ जाती, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता, और जो सेंटर से है सेंटर वीक हो जाती और हमारी स्टेट पावरफुल हो जाती, और वो अलग अलग जो भी 100 चीज़ें होती हैं वो सारी उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था कि जब वही सिमिलर पॉइंट ये कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड जो गवर्नर होते हैं उससे सेंटर और स्टेट की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होती है, जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वालिफिकेशन। अब बात आ जाती है कि कौन इंसान गवर्नर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोविजंस दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से 2 क्वालिफिकेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है, तो आपको सिर्फ यही 2 बताने। एक, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ही शुड कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कि a person who attained age of 35 years and a citizen of India, he is qualified to become a governor, he is qualified to become a governor। क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग एरर है, QY नहीं QU है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर इज only 2 points laid down by the constitution, that he must be attained the age of 35 years and he is citizen of India। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने और एडिशन में लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं मैंने, ये वो पॉइंट हैं जो कन्वेंशन में आ गई हैं। कन्वेंशन हमारा क्या होता है, एक हमारी वो प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में कहते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना जरूरी है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, सब उसका आंसर देंगे। तो वो एक कन्वेंशन बन गया है हमारा, वो हमारी वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नहीं है तो उसको हम अपनी क्लास से आउट नहीं कर देंगे, नहीं देता तो। बट एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हाँ सभी करते हैं, आप लोग भी उसको फॉलो करते हैं, मैं भी आप लोगों को हर बार कहता हूँ। तो सिमिलरली एक कन्वेंशन डेवलप हो गया है
कि ही शुड नॉट बी आउटसाइडर एंड प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जब अगर कोई इंसान गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो आउटसाइडर का मतलब क्या होता है, जो एक आउटसाइडर इनसाइडर बॉलीवुड वाली जो चल रही है, जो डिबेट चल रही है, सिमिलरिटी होती है उससे ही। तो आउटसाइडर का मतलब है, मान लीजिए अगर मुझे गवर्नर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का मैं वहां का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, प्लस वहां की किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आई शुड बी एब्सोल्युटली आउटसाइडर, मैं एक बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ताकि मैं अनबायस्ड रूप में वहां पे अपने जो मेरा काम है उसको फॉलो कर सकूं। तो ही शुड बी आउटसाइडर। सेकंड पॉइंट इज प्रेसिडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट, ये एक कन्वेंशन है, अब ये दोनों ही कन्वेंशन कई बार तोड़ी जा चुकी हैं, तो वो बात नहीं है कि नहीं टूटती हैं, तो कई बार तोड़ी जा चुकी हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है कि ही शुड बी प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट। सो ये कंसल्टेशन वाला फैक्टर यहाँ पे क्यों कन्वेंशन में आया, क्योंकि हर कोई यह चाहता था कि सेंटर और स्टेट का जो एक कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल हो। अब चीफ मिनिस्टर भी खुश होने चाहिए उस पर्सन से और हमारी सेंटर भी खुश होनी चाहिए। तो अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो दैट विल सूट एवरीवन, वो सबकी भलाई के लिए होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्वालिफिकेशन का मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं कि क्वालिफिकेशन हमारा आर्टिकल नंबर 157 में, आर्टिकल नंबर 157 में कवर होता है। आर्टिकल नंबर 157, दीज आर्टिकल आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक आप थोड़ा सा इस पे ध्यान नजर दौड़ा लें तो कई बार में भी भूला बिसरा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको अटपटा ना लगे कि हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, ऐसा आपको याद रहेगा। जो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है आर्टिकल याद रखने। तो मेन आर्टिकल में स्टार्ट बताता चलता हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हिंदी इसका ट्रांसलेशन है, जो हमारे साथ जो हिंदी में जुड़ते हैं उनके लिए, तो ये आप पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कंडीशंस की बात आ जाती है। अब कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। एक गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं गवर्नर्स के ऑफिस में, उसमें जो पर्सन गवर्नर के लिए अपॉइंटेड होंगे उनकी कंडीशंस क्या क्या फॉलो करनी होती हैं। दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 158. Article number 158 covers the condition for governor's office. All right. So the first point is he should not be MP or MLA. He should not be the member of parliament or member of legislative assembly. यानी कि ना तो वो सेंटर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडीज का जो कोई मेंबर नहीं होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव। He should not hold any other office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम कई बार समझ चुके हैं क्या होता है, तो गवर्नर के केस में भी वही एप्लीकेबल होता है। थर्ड, ही इज इंटाइटल्ड फॉर ऑफिशियल रेजिडेंस। राजभवन, अगर आप किरण बेदी को फॉलो करते हैं तो किरण बेदी पुडुचेरी की गवर्नर है, तो अगर आप वहाँ पे उन्हें फॉलो करते हैं तो एलजी है वो, तो राजभवन, वो अपनी जो राजभवन की ना वो वीडियोस, जो राजभवन में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारी चीज़ें ट्विटर पे, अपने यूट्यूब हैंडल, फेसबुक हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो शेयर करती रहती हैं। तो जो राजभवन है ये गवर्नर्स आर इंटाइटल्ड फॉर राजभवन। जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन के लिए, प्रेसिडेंट हाउस के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, वैसे ही गवर्नर एंटाइटल्ड फॉर राजभवन। इनको कोई रेंट नहीं देना होता, कोई कुछ नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, कोई रेंट तो नहीं लेंगे गवर्नर से, तो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, अदर अलाउंस के साथ होता है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट वही बता रहा है, ही इज एंटाइटल्ड टू सच एनरोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगी, पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेंगी कि भाई उनके अलाउंसेस क्या है, प्रिविलेजेस क्या है और उनकी एनरोलमेंट्स क्या है। जैसे कि अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो 2018 में 1.5 लाख पर मंथ से बढ़ा के 3.5 लाख पर मंथ कर दी गई थी इनकी सैलरी। इनकी सैलरी कितनी कर दी गई थी, 1.5 लाख पर मंथ टू 3.5 लाख पर मंथ, गवर्नर की सैलरी। अब यहाँ पे आप जैसे कि अब आपके दिमाग में बात आएगा, क्योंकि ये जो सैलरी वगैरह है ये थोड़ा स्टेट की फंड से जाता है, तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी बनती है कि अगर कोई पर्सन 2 स्टेट के गवर्नर हैं तब उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस और उनके प्रिविलेजेस कौन बियर करेगा। तब क्या होता है, जो प्रपोर्शन क्रिएट करा जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट क्रिएट अ प्रपोर्शन, मे बी इक्वल और मे बी नॉट।
अब वो इक्वल प्रोपोर्शन हो, इक्वल प्रोपोर्शन ना हो, वो प्रोपोर्शन क्रिएट करा जाएगा। तो कुछ पर हिस्सा एक स्टेट, कुछ हिस्सा एक स्टेट, ऐसे करके वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आगे चलें, आपको समझ में आया कि ये आर्टिकल नंबर 158 में कवर होता है। ही शुड नॉट बी एमपी और एमएलए एंड, यानी कि हिंदी में समझे तो कोई वो सांसद या फिर विधायक नहीं होने चाहिए, वह अन्य लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, आधिकारिक निवास के हकदार होते हैं और जो उनके अधिकारों, भत्तों, विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 158 में। नेक्स्ट इज ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन हर हम पोस्ट की पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ओथ टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और द सीनियर मोस्ट जज इन केस ऑफ when chief justice of that high court is absent, senior most judge will take the position of administrating the oath ceremony of office of governor। तो senior most judge जो होते हैं वो चीफ जस्टिस की एब्सेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अगर हरियाणा के गवर्नर बन रहे हैं तो हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस गवर्नर की ओथ सेरेमनी में उनको ओथ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो यही हिंदी में आपको समझ आ गया। ओथ एंड एफर्मेशन की जो बात है हमारी वो आर्टिकल नंबर 159 में है, आर्टिकल नंबर 159 में है। ऑलराइट, तो ये भी वही है, सिमिलर नॉट सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, तो ये सिर्फ 1 स्टार आर्टिकल है। हाँ, कई बार टॉपिक से निकाल के आर्टिकल पूछे जाते हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के होते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टर्म फॉर गवर्नर्स ऑफिस। अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट की जैसे एक टर्म होती है, एक अवधि होती है, राष्ट्रपति की भी अवधि होती है, तो सिमिलरली गवर्नर के केस में भी होती है। तो गवर्नर होल्ड्स अ ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स की यानी कि 5 साल की उनकी अवधि होती है। अब 5 साल में भी सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ये सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपना बीच में अपने 5 साल की जो टेन्योर है उस पूरे टेन्योर में वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली बात है, जो उन्हें अपॉइंट करेगा उसी को ही वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि ओथ के टाइम में तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, अब ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? दिमाग में क्या रहता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। बट यहाँ पे वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देते हैं अपने हैंड रिटन में, अपने अंडरसाइन करके प्रेसिडेंट को। वो किसी भी टाइम पे, उन पे कोई ऐसा सच नहीं है कि भाई उनको नहीं देना, उनको इतना टाइम पीरियड निकालना ही निकालना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ टर्म। मान लीजिए 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर, बाकी के बचे जो 3 साल हैं उसके लिए मेघालय, मणिपुर, असम, कहीं पे भी प्रेसिडेंट उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके एंड द पर्सन कंसर्न उससे भी कंसल्टेशन होके। तो लास्ट पॉइंट इज गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। यहाँ पे क्या चेंज है? यहाँ पे चेंज नहीं है, कुछ सिमिलरिटी है कि प्रेसिडेंट भी कितने ही टर्म के लिए अपॉइंट करे जा सकते हैं। सिमिलरली गवर्नर भी 5 साल के बाद फिर से अपॉइंट करे जा सकते हैं, उसके बाद फिर से अपॉइंट करे जा सकते हैं उसी स्टेट में और एनी अदर स्टेट, उसी स्टेट में या फिर और एनी अदर स्टेट। अब टर्म्स ऑफ गवर्नर स्टेट यानी कि जो अवधि है गवर्नर ऑफिस की वो आर्टिकल नंबर 156 में कवर होती है, आर्टिकल नंबर 156 में कवर होती है, आर्टिकल नंबर 156 में कवर होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नर्स ऑफिस। जो टर्म और अवधि उसकी जो भी है वो सारी बातें गवर्नर्स ऑफिस की हैं। ये हिंदी में है आप लोगों के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था गवर्नर्स ऑफिस का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। वी विल गो एंड स्टडी द एनालिसिस द पावर्स, द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस between the powers and functions of governor with respect to the president, because you know the president have more power than governor. Is such president can
state the emergency, president preside over the armed forces, president have legislative and executive powers more than governors. So we will have a complete analysis about that whose power belong to which jurisdiction and whose what differences are there between both of them. So that we will cover in the next class, that is tomorrow. और एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई किस किस कैसी कैसी पावर्स होती हैं गवर्नर की. तो क्या क्या पावर होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है. बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर, ये चारों ही होती हैं. आपको कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही होंगी यहीं से कि भाई प्रेसिडेंट की भी एज सच यही इस तरीके की पावर थी. बट हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक आर्मी के हेड होने की पावर अलग से थी. आर्मी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस, तीनों की सशस्त्र सीमा बल जो है, या फिर हमारे कोई जो आर्मी है या फिर नेवी है, हमारे जो एयरफोर्स है, उन सभी के जो एक उनके अंडर में आती हैं हमारे प्रेसिडेंट की. तो ये चीज़ गवर्नर के पास नहीं होती. इनके पास पुलिस फोर्स भी नहीं होती गवर्नर के पास. लेफ्टिनेंट गवर्नर, न्यूजीलैंड गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल ये पावर है. इनके बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन कल की क्लास में होगा. तो टिल देन आप लोग इसको एक अच्छे से कवर कर लीजिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको समझने में, कंपैरिजन में कोई इशू ना हो. अगर फिर भी आपको कोई भी इशू रहता है आज की क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी क्लास से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और you can also find me at Instagram also. My Instagram ID is karthik.9. You can anytime ping me there as well as on Telegram. So that's all for today. We will continue our live session. Today is not the live session. Today was not the live session. I recorded prior to that so that I can provide you the lecture on time, and we will continue with our live sessions from tomorrow onwards. So till then, take care, keep learning, keep supporting, and show your support by sharing this video to your friends. Sharing will benefit you and as well as your friends. So share it as much as you can, and bye bye, take care, see you soon.